हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक मोहब्बत ऐसी भी का भाग 1। मुंबई की शायद सबसे ऊंची इमारत जहां से सारा मुंबई दिखता है, वह खड़ी थी। खिड़की से सारी दुनिया को या सारा मुंबई शहर को देखने का प्रयत्न कर रही थी। उसे अपने इस प्रयत्न पर जोर से हंसी आ गई। सचमुच कोई है इस मुंबई में जो उसे याद करे या उसके लिए आंसू बहाए? नहीं, वह तो अकेली थी। कोई ऐसा था ही नहीं जो उसे सहारा दे, उसकी तकलीफों को कम करने का प्रयत्न करे या उसे इस नरक जैसी जिंदगी से मुक्ति दिला दे। कोई नहीं था और ना ही वह किसी की कुछ लगती थी। किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं था। वह तो सिर्फ एक कॉल गर्ल थी जिसका बस एक या कुछ रातों तक अपने कस्टमर के साथ रिश्ता बनाना होता था। भावात्मक या मानसिक संबंध नहीं, सिर्फ शारीरिक संबंध बनाना और फिर लौट जाना। जिस नरक में वह रहती थी अपने पति के साथ, उसे हंसी आ गई। पति जो खुद अपनी पत्नी को किसी और को बेच देता हो, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी का सौदा करना आता था। पत्नी के बदले जमीन जायदाद और समाज में अपना ओहदा कमाना था। वह इंसान उसका पति बना बैठा था जो कभी उसे पत्नी का अधिकार भी नहीं दे सकता था। अजय मलिक, जिसने इस समाज में अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए अपनी पत्नी का इस्तेमाल करता था, खुद उसे ग्राहक के पास पहुंचा आता था। पर वो कौन थी? भूल ही चुकी थी कि उसका क्या परिचय है। वह कौन थी? क्या नाम था उसका? अनाया ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। पापा? नहीं, कोई नहीं है। यह तो सिर्फ उसके दिल का भ्रम है। इतने दिन हो गए पर अभी भी लगता है पापा पुकार रहे हैं। मेरी अनाया बेटा, मेरी बात तो सुन। बता, आज तेरा दिन कैसा गया? और अनाया पूछती, पहले आप बताओ, आपका दिन कैसा गया? महेंद्र हंसकर उत्तर देते, बिंदास। मेरा दिन कभी बुरा नहीं जाता, क्योंकि सुबह उठते ही तेरा ये प्यारा चेहरा जो देखता हूँ। अनाया को वो दिन याद आ गया जब वो छोटी सी थी। छोटा सा खुशी भरा संसार था उनका। मम्मा, पापा और वो। पापा एक स्कूल में पढ़ाते थे। ज्यादा कुछ आमदनी नहीं थी। उनके पास तो एक बाइक भी नहीं थी, बस एक साइकिल थी जिस पर वो स्कूल जाते थे। साइकिल के सामने उनके सोने के लिए एक छोटा बेबी सीट था जिस पर चढ़कर वह बहुत खुश होती थी। पापा के साथ ही साइकिल पर वह स्कूल जाती और उनके साथ ही वापस आती। पर थोड़ी बड़ी होने पर पापा ने अपने जमा किए हुए पैसों से एक साइकिल खरीदकर उसे बर्थडे गिफ्ट दिया था। कितना खुश थी वो। पर धीरे धीरे उनके संसार को जैसे ग्रहण लग गया। एक अंकल जो मम्मा के कॉलेज के ज़माने के दोस्त थे, उनके घर आने लगे। उनके पास बड़ी सी हवेली थी जहां वो मम्मा को घुमाने ले गए थे। एक बड़ी सी कार थी जिसमें वो मम्मा के साथ कभी कभी घूमने जाते। उस अंकल की दौलत ने मम्मा को सपने दिखाने शुरू किए। अब वह पापा से हर बात पर झगड़ती। उनके पास कुछ नहीं है। क्यों महेंद्र बस इतने में ही खुश हैं? क्यों कोई बिजनेस नहीं कर लेते जिससे उनकी आमदनी बढ़े? बस इन्हीं बातों पर अक्सर पापा और मम्मा में बहस होती और वह पापा पहले समझाने का प्रयत्न करते, फिर चुप हो जाते थे। अनाया की भूमिका वहाँ चुप रहने की थी बस। पर एक दिन मम्मा ने सचमुच विद्रोह कर दिया। उन्होंने कह दिया कि वो यहाँ से जा रही हैं, पापा के साथ नहीं रह सकती, वह खुलकर जीना चाहती हैं। तो पापा बोले, हम तो जी रहे हैं मीरा। देखो, हमारी प्यारी सी फैमिली है, प्यारी सी बेटी है। पर मम्मा ने पापा के मुंह की बात छीनते हुए उत्तर दिया था, तो ठीक है, तुम जियो ऐसे में, मैं नहीं जी सकती, मैं जा रही हूँ। तलाक के कागजात भेज दूंगी, साइन कर देना। पापा अवाक से खड़े थे, पर अनाया ने मम्मा को पैरों से जकड़ लिया था और रोते हुए विनती की थी, मत जाओ मम्मा। मम्मा ने अपना पाँव छुड़ाते हुए कहा था, मैं रुक नहीं सकती अनाया, पर तू अगर चलना चाहती है तो फिर चल। अब तू बड़ी हो गई है, इसलिए साफ साफ सब कुछ बताना मैं आवश्यक समझती हूँ। सुन, मैं मयंक अंकल से शादी करने वाली हूँ कुछ दिनों बाद। तो फिर भी हमारे साथ रहना चाहती है तो मुझे लगता है मयंक मना नहीं करेगा। 10 साल की अनाया इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी कि अपना फैसला खुद ले। पर इसका जवाब महेंद्र ने दिया था। उसने अनाया का हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा था, नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। मीरा गुस्से से बिफरती हुई बोली, इसका फैसला अनाया को लेने दो। और अनाया बोल पड़ी थी, मम्मा, मैं पापा के पास रहूंगी, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मीरा उसकी तरफ देखते हुए कहा था, देख अनाया, जहाँ दौलत नहीं वहाँ कुछ नहीं, बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी तुझे, क्योंकि यह इंसान कभी ज़्यादा कमा भी नहीं सकता। अनाया पापा के हाथों को कसकर पकड़ते बोल पड़ी थी, नहीं मम्मा, मेरे लिए पापा ही सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
दीवार घड़ी ने 11 बजने की सूचना दी और तभी होटल के कमरे का दरवाज़ा खुला जो बाहर से लॉक था। वही लड़की जो उसे यहाँ लेकर आई थी बड़े आराम से बोली, मैम आपके लिए कुछ ले आऊँ? अनाया ने नाम में सर हिलाया था और पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? स्वीटी कहकर वह बड़ी मीठी सी मुस्कुराई थी। फिर कहा था, सर ने आपका विशेष ख्याल रखने को कहा है। जब तक वो नहीं आ जाते कुछ ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो, ये मेरा नंबर है। वैसे मैं थोड़ी देर बाद आकर आपसे पूछ लूँगी। अनाया ने सर हिलाया था पर दिल में उसे हंसी आई थी। जब तक सर ना आए उसका विशेष ख्याल रखा जाए, क्योंकि आज रात सर के मनोरंजन करने का दायित्व उस पर है। सर को खुश करना है। क्या कहा था अजय ने? अनाया डार्लिंग, इस इंसान को खुश कर देना। मुझे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है इससे। बस अब मेरी इज्जत तेरे हाथ है डार्लिंग। अनाया स्वीटी की आवाज़ सुनी थी। वैसे मैडम एक बात कहूँ, आप बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल शहजादियों जैसी। स्वीटी के जाने के बाद अनाया आईने के सामने आ खड़ी हुई थी। स्वीटी की बात याद करके उसे हंसी आई थी। सुंदर होना कितनी बड़ी मुसीबत है, ये बात तो वो लड़की क्या जाने। सुंदरता तो एक औरत के बर्बाद होने का सबसे बड़ी वजह होती है। उसने खुद को आईने में निहारा। नहीं, उसे खुद को सुंदर देखकर खुश नहीं होना है, बस इतना ख्याल रखना है कि उसका ग्राहक उसे देखकर खुश हो जाए। उसने अपना मेकअप अब ठीक किया और मिनी स्कर्ट के सामने के सीने के ऊपर के बटन खोल दिए। उसे अपने कारनामों में हंसी आई। वह अब परफेक्ट बन चुकी है किसी को रिझाने के लिए, शिकार को फंसाने के लिए। पर क्या वह खुद शिकार नहीं हो जाती? शिकारी को जो चाहिए वो तो उसे मिल जाता है, तो फिर वह शिकार हुई और ग्राहक उसका शिकारी। पर असली शिकारी तो अजय जैसा इंसान है जो इन बड़े लोगों को अनाया को शिकार बनाकर अपने जाल में फंसा लेता है। नहीं, अब वह अभी इन बातों को नहीं सोच सकती, क्योंकि इन बातों को सोचने में उसका मूड ऑफ हो सकता है और वह अपने ग्राहक को खुश करने में चूक हो सकती है। अनाया अपना ध्यान हटाने के लिए फिर से खिड़की के पास आकर खड़ी हुई और ऊपर आसमान को देखने का प्रयत्न करने लगी। पर अपने इस कोशिश पर उसे खुद पर हंसी आ गई। उसका आसमान तो कब का खो चुका है, अब वह कितनी भी कोशिश करे नहीं मिल सकता। उसने खड़े खड़े ही अपनी आंखें बंद कर ली। ये आदमी इतना लेट क्यों कर रहा है? इसके पहले तो सब जैसे अपने कमरे में तैयार ही रहते थे, बस अनाया के अंदर जाने और दरवाज़ा बंद होने का इंतजार था। फिर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ते। अचानक एम्बुलेंस की आवाज़ रात के सन्नाटे को चीरती हुई मुंबई की सड़कों से गुजर गई और अनाया कांप उठी। एम्बुलेंस की आवाज़ को वह कैसे भूल सकती थी? एक बार ऐसी ही एम्बुलेंस आई थी पापा को लेने। जिस अनाया को वो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे, उसी के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का भी अंत किया था। मम्मा के जाने के बाद कुछ दिन तक उनकी बहुत याद आती रही। पापा के प्यार ने उसे सब कुछ भुला दिया। पापा को अपनी बच्ची की बहुत फिक्र थी। उन्हें पता था उनकी मम्मा के साथ इसलिए जाने से इनकार किया क्योंकि उसे पापा को अकेला नहीं छोड़ना था और उन्हें भी अब अपनी इस छोटी सी मासूम बच्ची का बहुत ख्याल रखना था। जिंदगी गुजरती जा रही थी और अब तो अनाया 12वीं क्लास में आ चुकी थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी, सुरीली आवाज़ में। जब वह पापा के पसंद के भजन गाती तो राह चलता राही भी थोड़ी देर रुक जाता उसकी आवाज़ को सुनकर। और खूबसूरत इतनी थी कि कभी कभी महेंद्र को शक होता उस ऊपर वाले ने शायद अपने स्वर्ग की अप्सरा को धरती पर भेज दिया है। उन्हें अपनी बेटी पर जितना गर्व होता उससे ज़्यादा कभी कभी चिंता भी सताती कि इस दुनिया की नज़र से अपनी बेटी सोना को बचाकर कैसे रखे। उन्हें अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवानी थी, पर इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों का इंतजाम भी करना था। पर कैसे करे ये समझ नहीं आता। यूँ तो अनाया के सामने वो इन बातों को कहते भी नहीं, पर अंदर ही अंदर इसी चिंता में घुलते जा रहे थे। एक दिन शायद इन्हीं ख्यालों में गुम स्कूल से अपनी साइकिल पर वापस आ रहे थे। सामने आती ट्रक उन्हें नजर नहीं आई और ट्रक ड्राइवर की कोशिशों के बावजूद वे अपनी साइकिल समेत ट्रक के नीचे गिर गए। महेंद्र की जान तो बच गई, पर वे अपाहिज हो चुके थे और एक झटके में अनाया और उनकी दुनिया बिखर गई। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। अपनी इस छोटी सी जिंदगी में उसने सिर्फ मम्मा को जाना था और पापा को। कोई रिश्तेदार, कोई अपना, किसी को नहीं जानती थी वो। पापा से सुना था कि मम्मा से शादी करने की वजह से पापा के घर वालों ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया था और फिर पापा ने कभी घर की तरफ रुख नहीं किया। कुछ साल पहले पापा को खबर मिली थी कि दादाजी का देहांत हो गया है। दादी तो पापा के बचपन में ही गुजर गई थी। बस अब एक छोटे भाई थे
पर पापा को उन्होंने दादाजी के चले जाने की खबर भी नहीं दी। पापा को हॉस्पिटल से घर तो ले आई थी अनाया, पर पापा की नौकरी जा चुकी थी और अनाया भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि पापा की नौकरी उसे मिलती। हाँ, उन्होंने कुछ रकम जरूर दिए थे, जिनमें से आधे तो पापा के इलाज में ही खर्चा हो गया था। उसने खुद को कोई छोटा मोटा काम ढूंढने की सोची, पर जहाँ भी जाती लोगों के अजीब नज़रों से उसे देखना मानो वह कोई खाने की वस्तु हो। उसे डर लगता, इसलिए उसने बाहर निकलना ही छोड़ दिया था। एक दिन जब वह पापा के पास बैठी अपने ख्यालों में गुम थी, पापा ने उसे पुकारा, सोना बेटा। हाँ पापा, कुछ चाहिए आपको? बेटा वो वाला अलमारी खोल और उसमें एक छोटा सा बक्सा है, उसे मेरे पास ले आ। अनाया जाकर वह बक्सा ले आई तो महेंद्र ने उसे खोलने को कहा। अनाया ने हैरानी से देखा, उसमें कुछ फोटो हैं, पापा के बचपन के, उनके पापा और भाई के, और मम्मा के विवाह के भी कुछ तस्वीरें हैं। अनाया ने आश्चर्य से पूछा, आप ये तस्वीरें क्या करेंगे पापा? पापा ने सर हिलाकर ना कहा और फिर बोले, देख एक कपड़े की छोटी सी पोटली होगी, तेरी मौसी की चिट्ठी है, उसमें तेरी मौसी का पता है, वो निकाल। पर उसका क्या करेंगे पापा? महेंद्र कुछ देर चुप रहे, फिर एक आह भरकर बोले, तेरी मौसी बहुत अच्छी है सोना, तेरी माँ से भी अच्छी। वो मेरी बचपन की दोस्त थी, पर मुझे प्यार हुआ उसकी बड़ी दीदी यानी तेरी माँ से। पर वो बहुत खुश थी, अपनी दीदी से भी बहुत प्यार करती थी, पर तेरी माँ को वो पसंद नहीं थी, शक करती थी हम पर, इसलिए तेरी मौसी ने हमारे साथ मेल जोल बंद कर दिया। पर इतने दिनों बाद वो क्या सोचेंगी पापा? क्या उन्हें पता है मम्मा हमारे साथ नहीं है? हाँ, पता नहीं, पर उसे कैसे इस बात की जानकारी मिली? उसने तब मुझे फ़ोन किया था और उसने कहा था, अगर कोई मदद या तेरे लिए कुछ करना हो तो वो हमारे साथ हैं, पर मैंने ही ना कह दिया था। लगा था अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना ठीक है। वैसे भी उसकी शादी हो चुकी थी और वो ससुराल में रहती थी, पर अब लगता है एक वही है जो हमें कुछ सहायता कर सकती है। पापा, फ़ोन नंबर नहीं है आपके पास? नहीं बेटा, ये पता ही मेरे पास है, मुझे पेन दे, मैं एक पत्र लिखता हूँ, अगर कुछ सहायता मिल जाए। अनाया ने अपने पापा के चेहरे की तरफ देखा, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, किसी से कभी मदद नहीं लिए, आज मजबूरी की कहानी कह रही थी। उसने पापा को कागज और पेन देते हुए भगवान से प्रार्थना की, भगवान जी, पापा आज पहली बार किसी से सहायता मांग रहे हैं, उन्हें निराश मत करना भगवान जी। भगवान जी ने निराश नहीं किया था। मौसी को पत्र मिलते ही आ गई थी, साथ में मौसा जी और उनका बेटा सोनू था। अनाया को मौसी बड़ी प्यारी लगी और सोनू तो बड़ा ही प्यारा था, अपनी दीदी से मिलकर बड़ा ही खुश था। पर मौसा जी कुछ ठीक नहीं लगे, ये तो पापा से बड़ी सहानुभूति दिखा रहे थे, पर उनकी नजरें अनाया को अपने बदन पर गड़ती हुई नजर आई, इसलिए वो मौसा जी से थोड़ी दूर ही रहने की कोशिश करने लगी। पर जब मौसा जी ने उन्हें मुंबई अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया तो अनाया से ज़्यादा मौसी चौंक पड़ी। फिर उन्होंने धीरे से ऐतराज जताते हुए कहा, जीजू आप लोग यहाँ से भली भांति परिचित हैं, अनाया का कॉलेज भी यहीं है, तो आप यहीं रह सकते हो, हम आते जाते रहेंगे। पर मौसा जी ने तुरंत उत्तर दिया, ये क्या कह रही हो साधना, जीजू ऐसे हालात में एक जवान बच्ची को लेकर अकेले कैसे रहेंगे? वहाँ हम सब हैं ना, अनाया वहाँ ठीक रहेगी और जीजू का भी हम ख्याल रख सकेंगे। अनाया समझ गई थी कि मौसी इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं थी, पर क्यों ये बात वो समझ नहीं पाई। पर उन सब में सबसे ज़्यादा खुश तो सोनू था, जिसे एक प्यारी सी सोना दीदी मिली थी। फिर दूसरे दिन अनाया अपने पापा को लेकर मुंबई आ गई, जो उसके लिए बिल्कुल अपरिचित और एक बड़ा सा शहर था और बिल्कुल भी नहीं भाया था। मुंबई जैसी अनजान जगह पर आना और वहाँ के वातावरण के साथ खुद को एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था अनाया के लिए। पापा तो खुश थे क्योंकि मौसी उनका बहुत ख्याल रखती और धीरे धीरे उन्हें 2-4 बच्चे भी मिल गए थे जो घर पर उनके पास पढ़ने आते, इससे उनका मन लगा रहता। पर अनाया खुश नहीं थी। कॉलेज में दाखिला तो ले ली थी और मोहल्ले की कुछ लड़कियां भी साथ साथ कॉलेज जाने को मिल गई थी और अनाया की सहेली बन गई थी। पर रास्ते में चलते हुए नुक्कड़ पर खड़े आवारा लड़कों की फबत्तियाँ उसे अजीब सी लगती। उसकी सहेलियाँ तो मुंबई की थीं, उन्हें इन सब चीज़ों की आदत थी। कभी कभी तो वे धड़ाधड़ गालियाँ बकती या अपने सैंडल उतारकर उन पर फेंकती, पर अनाया को ये सब अच्छा नहीं लगता था। बाहर ऐसी स्थिति भी तो घर की कुछ खास अच्छी नहीं थी। घर में मौसी और सोनू तो उसके अपने लगते थे, पर मौसा जी बड़े अजीब लगते। उनका अनाया से बात करने के बहाने पास आना, छूने की कोशिश करना
अनाया के लिए असहनीय था। इसलिए वह रोज कॉलेज जाती थी, जिससे कम से कम कुछ समय तक मौसा जी की नज़रों से बचे रहे। एक दिन जब वह कॉलेज के लिए तैयार होकर अपने सहेलियों के घर उन्हें बुलाने आई, तो पता चला सीमा तो अपने चचेरे भाई की शादी में गई है। कुछ दिन बाद वापस आएगी और सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है और बबीता को कॉलेज जाने का मन नहीं है। बबीता ने तो कह दिया कि तू भी मत जा, स्कूल है क्या जो रोज जाना जरूरी है। पर अनाया उसे समझा नहीं सकती थी कि वो कॉलेज के समय में बिताना पसंद करती है। वह चुपचाप अकेली ही कॉलेज के रास्ते पर चल पड़ी, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह नुक्कड़ पार कर रही थी, उस दिन किसी ने उस पर फवतियाँ नहीं कसी, सब चुप थे। पर अनाया को पता था वे लड़के वही हैं और उसे देख रहे हैं, पर ऐसे चुप क्यों हैं। अचानक से उसकी नज़र उनकी ओर उठ गई और उसने फिर से उसे देखा। वह नीली आंखों वाला खूबसूरत नौजवान, जिसे वह कई बार पहले भी देख चुकी है, इसी जगह पर सिगरेट की धुआं उड़ाते हुए उसे निहारते हुए। अनाया ने झट से अपनी नजरें नीची कर ली और लगभग दौड़कर उस जगह को पार किया। पता नहीं कौन है और उसे क्यों इस तरह देखता रहता है। कॉलेज में क्लासेस करते हुए भी उसे नीली आंखों वाले की याद आती रही और अंदर ही अंदर वह डरती रही। उसने सुना था कि ये लोग इस तरह लड़कियों पर नजर रखते हैं और उन्हें किडनैप करके ले जाते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कैसे घर वापस जाएगी, और अभी तो शायद रोज ही अकेले आना पड़ेगा। क्या करेगी वो? क्या कॉलेज आना बंद कर दे? पर पापा पूछेंगे तो क्या बताएगी, और कॉलेज नहीं आएगी तो पढ़ेगी कैसे? उसे तो किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी करके पापा को लेकर अपने शहर वापस लौटना है, जहाँ कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपने और पापा का गुजारा कर लेगी। इसी सोच में वह खोई हुई कॉलेज के कैंटीन में बैठी थी। तभी एक लड़की उसके पास आकर बड़ी मीठी स्वर में बोली, हेलो, क्या नाम है तुम्हारा? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अनाया उसे देखते ही पहचान गई, वो उसकी सीनियर थी। उसने जल्दी से कहा, जी बैठिए ना, मेरा नाम अनाया है। वह लड़की बोल पड़ी, बहुत खूबसूरत नाम है तुम्हारा, क्या मैं तुम्हें अनु कह सकती हूँ? अनाया को उसकी पहली मुलाकात में ही इतना अपनापन अजीब लगा, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वैसे भी वह अपने प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान थी, पर वह लड़की खुद ही बोले जा रही थी, आज तुम अकेली आई हो क्या? अकेली ही जाओगी? वह थोड़ा रुक रुक कर बोली, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरे साथ जा सकती हो, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ। अनाया को तो जैसे अंधे को लाठी का सहारा मिल गया, पर उसने कहा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मैम? वह हंसती बोली, नहीं रे, अगर होता तो मैं तुझे कहती ही क्यों? और मुझे मैडम मत कहना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम मुझे दीदी कह सकती हो या रुबीना दी। मेरा नाम रुबीना है, तो मैं आपको रुबीना दी कहूँगी। रुबीना दी से उसकी खूब दोस्ती हो गई थी। वह अब उनके साथ ही कॉलेज आती जाती थी, क्योंकि उसे ये बात समझ आ गई थी कि रुबीना दी के साथ रहने पर सारे आवारा लड़के उनसे दूर रहते और भवतियाँ कसना तो दूर की बात, उनकी तरफ देखते भी नहीं। पर अनाया की सहेलियां अब उसके साथ नहीं आती थीं। पता नहीं क्यों उन्हें रुबीना दी पसंद नहीं थी, पर इससे अनाया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे रुबीना दी के रूप में एक दीदी और एक साथी मिल गया था। कभी कभी कॉलेज में ही अनाया का मैसेज आता, कैंटीन में मिल। वह कैंटीन में आती तो रुबीना दी शिकायत भरे लहजे में कहती, इतनी देर क्यों की? देख, मेरे पसंदीदा खाना होते हुए भी तेरे साथ खाने को इंतजार कर रही हूँ। एक दिन अनाया ने पूछा, दी आपके पापा मम्मा आपको बहुत प्यार करते हैं ना, जो यहाँ आकर टिफिन देकर जाते हैं? नहीं रे, ये तो मेरा गेंडा लाता है जो मुझे बहुत प्यार करता है। ये गेंडा कौन है और ऐसा नाम क्यों? रुबीना कौर मुंह में रखते हुए बोली, ये गेंडा तेरा होने वाला जीजू है और उसे प्यार से इस नाम से बुलाती हूँ। आप उनको इस नाम से बुलाती हो, वो बुरा नहीं मानते? नहीं रे, मैं तो बचपन से उसे इसी नाम से बुलाती हूँ। अब बड़ा हुआ है तो नाम बदल जाएगा क्या? और वो बहुत प्यारा इंसान है, किसी बात पर बुरा नहीं मानता। तो अनाया ने पूछा, क्या करते हैं जीजू? नौकरी की तलाश। वैसे उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं है, उसके पापा बहुत बड़े माफिया हैं, मुंबई की आधी दौलत उनकी है। पर जकर को ये सब पसंद नहीं, इसलिए हमने सोचा है शादी के बाद हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ उसके पापा का जायदाद भी ना हो और काले कारनामे भी। ये तो अच्छी बात है दी। हाँ, मैं इस बात पर खुश हूँ कि जकर को उसके पापा की काली कमाई से उतनी ही नफरत है जितनी मुझे। वैसे तेरा वो जीजू इसी कॉलेज से पास आउट है और दिल का बहुत ही साफ और नेक बंदा है, जहाँ उसके पापा को खून खराबे के अलावा कुछ नहीं सूझता। वहीं जकर अगर रास्ते में पड़ा हुआ
कोई जानवर भी देखे तो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी सेवा तक करता है जब तक वो ठीक ना हो जाए। अनाया ने सोचा शायद प्यार इसे ही कहते हैं जो सबके नसीब में नहीं होता। जगह जीजू से मुलाकात भी इतनी अजीब थी। अनाया को वो दिन अभी भी याद है जिसे याद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक दिन जब वह रुबीना दी के साथ घर वापस लौट रही थी तो एक लंबी सी कार उनके सामने आकर रुक गई और उसमें से एक खूबसूरत लंबा चौड़ा नौजवान नीचे उतरा, जिसे देखकर अनाया थोड़ी डर गई। पर उस नौजवान ने रुबीना दी की तरफ देखकर कहा, हेलो बेबी, कैसी हो? रुबीना ने उसे गुस्से से घूरकर देखा और बोली, तू गेंडा ही रहेगा। कितनी बार कहा है मुझे बेबी मत बोला कर, लगता है मैं कोई बच्ची हूँ। जकर हूँ करके हंस पड़ा और बोला, इसलिए तो कहता हूँ, मुझे पता है तुम्हें बेबी से चिढ़ है और गुस्सा आता है और मुझे तुम्हारे गुस्से से तमतमाता लाल चेहरा बहुत पसंद है जान। रुबीना उसे गुस्से से बोली, तुझे अक्ल है कि नहीं जकर? यहाँ बीच रास्ते में इश्क फरमाने आया है, अगर तेरे बाप ने देख लिया तो हंगामा मच जाएगा। जकर कंधे उचकाते हुए बोला, प्यार किया तो डरना क्या? रुबीना उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तू झापड़ लगेगी अभी, अब कंधे क्यों उचका रहा है? पापा के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाएगा। मुझसे शादी करना है या नहीं तुझे? ऑफ कोर्स करना है, और ये अपनी छोटी बहन के सामने मेरा इज्जत क्यों बिगाड़ रही है? मेरी प्यारी रुबीना, यह नई गाड़ी ली आज ही तो सोचा तुझे इस पर थोड़ा घुमाऊं। तुझे पता है ना इसके बिना मेरी खुशी पूरी नहीं होगी, इसलिए तो तुझे इतना प्यार करती हूँ। पर अनाया को घर छोड़ना है। तो जकर बोला, अनाया तुम भी साथ चलो ना, हम थोड़ा घूम फिर कर रुबीना के फेवरेट रेस्टोरेंट में उसकी पसंद की चाइनीज़ फूड नाक आंख बंद करके खाएंगे, क्योंकि मुझे चाइनीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। कहकर वह रुबीना की तरफ देखकर बेशरम सा मुस्कुराया। ये तेरा प्रॉब्लम है, आदत डाल ले, क्योंकि मेरे साथ ही तुझे रहना है। कुछ देर बाद अनाया बोली, दी मैं घर जाती हूँ। जकर ने जल्दी से पूछा, क्यों तुम्हें भी चाइनीज़ पसंद नहीं है? नहीं पापा मेरा इंतज़ार करते हैं ना, हम साथ खाना खाते हैं, उन्हें टेंशन होगी। मैं आंटी को फ़ोन कर देती हूँ, तू टेंशन मत ले। हाँ तुम्हें तो हमारे साथ जाना ही पड़ेगा अनाया, क्योंकि तुम तो मेरी साली लगती हो और साली आधी घर वाली। पर उसके बाद पूरा करने से पहले ही रुबीना ने उसके पीठ पर एक धौल जमाते हुए बोली, सोचिए भी मत। अनाया रात को जब वह घर वापस आई तो दिल बहुत खुश था। जकर जीजू बहुत अच्छे थे और रुबीना दीदी के साथ तो उसे लगा कि जन्मों का रिश्ता है। पर घर आते ही उसका मूड खराब हो गया। मौसा जी मासी पर बरस रहे थे, इतनी रात हो गई, जवान लड़की बाहर है, तुझे क्या पता दुनिया के लोग कैसे हैं। लार टपकती रहती है इनकी जवान लड़की को देखते ही। लार तो सबकी टपकती है, और अनाया कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना कि बांध कर रखें। वैसे भी रुबीना ने फ़ोन पर मुझे बता दिया था। तो मौसा जी दहाड़े, अब मेरा धर्म भ्रष्ट भी करवा दोगी? ऐसे लोगों से मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं, उसे बता देना। अनाया को लगा जाकर कहे कि रुबीना दी और जगह जीजू आपसे कहीं बहुत अच्छे हैं। मौसा जीजे ने देखते ही मुझे घिन आती है, वो आप हो। तभी उसने सोनू की आवाज़ सुनी जो उसके पास आकर फुसफुसा रहा था, दीदी चलो अब हम सो जाएं, पापा अभी राक्षस बन गए हैं। अनाया सोनू के साथ उसके कमरे में आई जहां वो भी सोती थी। वह बेड पर बैठते बोली, अपने पापा को ऐसा नहीं कहते सोनू, बुरी बात। सोनू मुंह बनाया और बोला, तो क्या बोलूं दीदी, जब वो मम्मा को चिल्लाते हैं मारते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दिल करता है मम्मा को लेकर कहीं दूर चला जाऊं। अनाया उसके बालों पर हाथ फेरते बोली, मैं भी जाऊंगी तेरे साथ, सोनू और पापा को भी ले जाऊंगी, हम चारों मिलकर वहाँ रहेंगे। हाँ दीदी मैं नौकरी करूँगा और अपना खाना बना लेना, मम्मा से नहीं होता, बहुत थक जाती हैं, खांसती रहती हैं। हाँ पर मैं भी तो नौकरी करूँगी सोनू, पापा और मासी को हम बहुत खुश रखेंगे, तो आप खाना नहीं बनाओगी? अरे नहीं पगले, मैं खाना भी बनाऊंगी, घर का सारा काम भी करूंगी और जॉब भी करूंगी। सोनू खुश होता हुआ बोला, तो फिर मैं घर के कामों में आपका हाथ बटा दूंगा। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से अनाया जैसी होश में आ गई, यादों के भंवर से निकल आई वो। वही लड़की थी, होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए और हाथ में एक ट्रे था। वह ट्रे टेबल पर रखते बोली, मैम गरम कॉफ़ी है, 2 चम्मच शक्कर और ढेर सारा दूध के साथ, आपको पसंद है ना? तो अनाया ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? वह लड़की थोड़ा घबरा गई, फिर संभलते हुए बोली, नहीं असल में मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे लगता है सबको पसंद होगा। कोई नहीं, आप जैसा कहें मैं बना देती हूँ। अनाया मुस्कुराते बोली, मुझे भी पसंद है, तुम रख दो, मैं ले लूँगी।
वह लड़की के जाने के बाद अनाया को कॉफ़ी का मग हाथ में लेते हुए बड़े जोर से हंसी आई। सच में ये लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट है। अनाया को जगाने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है।